Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we're going to do UHS MTCAT past paper 2023 question 16. असल में यहाँ पे there was this PDF जिसके अंदर 1 to 16 questions जो थे वो missing थे. But anyways हम लोग ये करते हैं, if I find those 16 questions, so we will make another video on that, or let's see. अभी फ़िलहाल let's just do all these questions first. तो सवाल 16 है आपके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर सपोज्ड टू बी फंक्शनल इन एंसेस्ट्रल स्पीसीज रादर देन इन प्रेजेंट डे स्पीसीज. आपके पास ऐसे कौन से तरीके के ऑर्गन्स होते हैं या फिर उन्हें क्या कहते हैं जो कि एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ में तो फंक्शनल थे बट दे आर नॉट फंक्शनल इन प्रेजेंट डे स्पीसीज़. ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, यानी कि एक टाइम पे वो फंक्शनल थे, लेकिन जैसे कि आज अगर आप ह्यूमन की बात करो तो प्रेजेंट डे स्पीसी के अंदर हमारे अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि वेस्टिजियल हैं, दे आर नॉन फंक्शनल. जैसे कि एग्जांपल अगर आप लें तो ईयर पिना हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स हो गया, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है. क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म. आपके पास डार्विनिज्म हम लोग कहते हैं डार्विन थ्योरी को. तो डार्विन थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, जो मेन पोस्टुलेट है, वो क्या है? ओवर प्रोडक्शन. ठीक है. डार्विन ने कहा था कि स्पीसीज़ के दरमियान में क्या होता है कि जब स्पीसीज़ ओवर रीप्रोड्यूस करती हैं, उनकी ओवर प्रोडक्शन जब होती है, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन कब होती है, यानी कि जितने आपके पास ओवर प्रोडक्शन कहते हैं किसको है, कब आप जान सकते हैं कि ओवर प्रोडक्शन हो गई है एक एक्स स्पीसी की. ठीक है. अगर रिसोर्सेज, नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो हैं आर लेस देन नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स, जितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उससे कम रिसोर्सेज हैं. ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, रिसोर्सेज जैसे कि खाना कम है, शेल्टर कम है, पानी कम है, जितना भी रिसोर्सेज है उनके लिए वो कम पड़ रहा है. ठीक है, या जगह हो गई. ठीक है, तो उस केस के अंदर वो कहलाता है ओवर प्रोडक्शन. तो डार्विन ने कहा कि इस केस के अंदर क्या होगा कि जो स्पीसीज़ होंगी उनके दरमियान में क्या आएंगी, अमंग स्पीसीज़ और विद इन स्पीसीज़ दोनों में वेरिएशन आती है, और स्पीसीज़ आपस में फिर क्या करती हैं, उनके दरमियान में कंपटीशन शुरू होता है. उस वजह से दे सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड देन उसके बाद सर्वाइवल हो पाता है किसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो पाएगा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जो कि इन्वायरमेंट की कंडीशन से कॉप अप करेगा. उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो म्यूटेशन होगी उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो कि अच्छे से इन्वायरमेंट को बेस्ट फिट करती है. ठीक है. तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन जो है वो मेन पॉइंट था डार्विनिज्म का. अगर आप बात करें वेरिएशन की, तो हाँ, ये हमारे पास डार्विन थ्योरी में वेरिएशन वाला पार्ट भी आता है, लेकिन इसने मेन पॉइंट की बात की थी. उसके बाद डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, ये हमारे पास लेमार्किज्म का पॉइंट है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, ये लेमार्क ने जो थ्योरी दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये आप वहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है. और परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू डार्विनिज्म. ठीक है. डिसेंडिंग एओर्टा इज़ बाइफर्केटेड, यानी कि डिवाइड होती है ब्रांचेस के अंदर, किसके अंदर, दो वेजल्स के अंदर. तो बताइए, ऑन फर्दर डिवीजन फ्रॉम फेमोरल आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हाई मसल्स ऑफ लेग्स. आपके पास जो डिसेंडिंग एओर्टा है, एओर्टा क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी से एओर्टा. ठीक है, हमारे पास सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एओर्टा है. एओर्टा डिवाइड होती है, एक एओर्टा असेंडिंग और एक डिसेंडिंग. असेंडिंग का मतलब जो आपके अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई करेगी, डिसेंडिंग जो लोअर लिम्स को, लोअर एरियाज ऑफ बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी, वो डिसेंडिंग एओर्टा है. अब एओर्टा डिवाइड होती है दो वेजल्स के अंदर. ठीक है, मेन दो वेजल्स के अंदर वो होती है इलियक आर्टरी. ठीक है, ये फिर इलियक आर्टरी डिवाइड्स इनटू फेमोरल आर्टरी. ठीक है.
इलियक आर्टरी जो है वो लेग्स का अपर पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है मेनली, और वो फिर बाद में डिवाइड होती है फेमोरल आर्टरी में। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस चल रहा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी है, ठीक है। वेन को आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। टेम्पोरल आर्टरी और सियाटिक आर्टरी सही जवाब यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन 19, द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ की फाइनल डेस्टिनेशन की उसने बात की है। देखो लिम्फ हमारे पास वो फ्लूइड है जो कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जब आपके पास लिम्फ वेसल्स के अंदर या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाता है तो आप उसे लिम्फ कहते हैं, ठीक है। किससे बना हुआ होता है? आप बॉडी टिश्यू से, सॉरी टिश्यू फ्लूइड से। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू के बाद जो फ्लूइड है जो बेसिकली ब्लड वेसल से निकल कर आपके पास ऑक्सीजन दे रहा होता है सेल्स को, या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ग्लूकोज दे रहा होता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये दोबारा से जब ब्लड वेसल्स में जाता है तो ये कम्प्लीटली नहीं जा पाता, 100% जितना निकला था उतना दोबारा से रिवर्स नहीं हो पाता। तो जितना भी रह जाता है आपके टिश्यूज़ के दरमियान में टिश्यू फ्लूइड, वो जाता है लिम्फ का पार्ट बन जाता है, लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में नहीं जाता। तो अब ये जो लिम्फ है ये फिर हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, फिर लिम्फ इस तरीके से फिर लिम्फ नोड में जाता है। लिम्फ नोड में हमारे पास लिम्फोसाइट्स बैठे हुए होते हैं, वो एग्जामिन करते हैं कि टिश्यू फ्लूइड में कोई समझ लो कोई माइक्रोब तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पैरासाइट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड से जैसे ही उसकी एग्जामिनेशन हो जाती है पूरी तो फिर वो पार्ट बन जाता है दोबारा से ब्लड का। और ब्लड का पार्ट कैसे बनता है? ये लिम्फ जाता है सबक्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाता है। तो सबक्लेवियन वेन हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन है लिम्फ की, दोबारा से ये ब्लड का पार्ट बन जाता है। इसीलिए सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन 20 है आपके पास, ABO blood group system is controlled by more than 2 alleles in a population. This shows that ABO blood group is an example of। ABO blood group system हमारे पास मेंडल्स इनहेरिटेंस जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, उसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल आपके पास अगर 2 एलील्स हैं एक ह्यूमन में, 2 एलील्स ही होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, तो डोमिनेंट वाला जो एलील है वो एक्सप्रेस करेगा एज रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। ये इसको कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा एलील्स भी इक्वली एक्सप्रेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसकी RBC पे A एंटीजन भी है, उसके RBC पे B एंटीजन भी है, दोनों ने इक्वली एक्सप्रेस किया। ऐसा तो नहीं है ना कि A डोमिनेंट था तो उसने कंसील कर लिया B को, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 21 है आपके पास, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन the one individual out of 4 in F2 generation according to Mendel's law of segregation। ये सेकेंड लॉ है मेंडल का, ठीक है। उसने कहा कि अगर सेकेंड जनरेशन जिसको आप F2 जनरेशन कहते हैं उसके अंदर 4 इंडिविजुअल्स बनेंगे, ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4 इंडिविजुअल बनेंगे। अगर आपके पास one individual out of 4 had phenotype, एक ऐसा phenotype है F2 जनरेशन में किसी 4 में से किसी एक इंडिविजुअल के पास जो कि F1 जनरेशन के अंदर फेल हो जाता है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? दैट फेल्ड टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 22 है, टेस्ट क्रॉस इज़ मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस इज़ अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा है, उसका फिनोटाइप वो ही टॉल, ठीक है, उसका फिनोटाइप हमें पता है कि ये टॉल है, लेकिन जीनोटाइप क्या है? क्या वो हेट्रोजाइगस टॉल है या तो वो होमोजाइगस टॉल है? वी डोंट नो दैट। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। और इस केस में आप क्या करते हैं, जिस इंडिविजुअल का आपको टेस्ट क्रॉस फाइंड करना है उसको हमने ले लिया अननोन, और उसे आप क्रॉस करवाएंगे किससे? उसे आप क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव से। तो अगर आप यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि होमोजाइगस से रिसेसिव, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। Okay, we have question 23. During sliding of actin filaments, ATP is used for।
जब आपके पास स्लाइडिंग होती है एक्टिन फिलामेंट्स की, एक्टिन फिलामेंट्स क्या होता है, आपके पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एक है मायोसिन और एक है एक्टिन। जब ये दोनों बाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज बनती है जिसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। जब ये ब्रिज बनती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है व्हेन दिस, और जब ये ब्रिज दोबारा से ब्रेक होती है, दोबारा से बनती है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होती है। तो एटीपी का इस्तेमाल होता है इस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए। ये क्रॉस ब्रिज को इसलिए ब्रेक किया जाता है कि दोबारा से हमारे पास क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो सके। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बेसिकली क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना है, फॉर्मेशन में नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान में रखना है आपने। क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन 24 है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज, जो मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, सार्को वर्ड इज़ फॉर मसल। तो लेमा का वर्ड आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं, तो मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसे सार्कोलेमा कहेंगे, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या है, जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का वो सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। सार्कोमेयर क्या है, दो जेड लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे आप सार्कोमेयर कहते हैं। मायोफिब्रिल्स क्या हैं, जैसे आप मसल के अंदर टिश्यू के अंदर जाते जाएंगे आपको मायो फिलामेंट्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको मायोफिब्रिल मिलेगा। जैसे कि मसल है, ठीक है, मसल के अंदर आपको मसल फैसिकल्स मिलते हैं, और मसल फैसिकल्स के अंदर आपको मायोफिब्रिल मिलेगा, ठीक है। मायोफिब्रिल का ही दूसरा नाम मायोफिलामेंट होता है, और इसके अंदर आपके पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, जिसे आप थिक और थिन बैंड या फिर AI बैंड भी कहते हैं। थोड़ा डिफरेंस है इनमें, लेकिन अगर मैं आपको कंक्लूजनली बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। ओके, then we have question 25, irregular striations in and involuntary control is related to। involuntary control, स्मूथ मसल इनवॉलंट्री होता है, स्केलेटल नहीं होता, तो इसे आप एलिमिनेट कर देंगे। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, ये मसल से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, मसल की बात हो रही है। उसने कहा कि चलो ऑप्शन डी और ए में अगर आपको कन्फ्यूजन, दोनों ही इनवॉलंट्री है, लेकिन उसने एक और बात कही थी, इरेगुलर स्ट्रिएशंस होंगी। स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती, ये नॉन स्ट्रेटेड होता है, तो सही जवाब आपके पास ए हो जाएगा, कार्डिक मसल। Then we have question 26, cartilage is a type of fish tissue। cartilage एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फॉसिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और LH आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है फीमेल में, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस आपके पास FSH रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जाके एक्ट करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स में भी FSH और LH दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है उनके अंदर। जैसे LH मेल्स के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, सही है। तो ये जाके आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, जो यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, और यहाँ से फिर ये FSH रिलीज़ होगा, ये जाके ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा, और जो फॉलिकल्स होंगे उनको ये मैच्योर कराएगा, उनकी मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स होगी बाय FSH, ठीक है। और फिर आप आगे इट्स अ कंप्लीट साइकिल, आपके पास जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, उसमें से जो मैच्योर्ड फॉलिकल होता है, जैसे ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, वो रप्चर होता है उसकी, और फिर यहाँ से आपके पास ओवम रिलीज़ होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, और ओव्यूलेशन कौन करवाता है, LH करवाता है। ये जो पीछे मास येलो कलर का बच जाता है, दिस मास सिक्रीट्स, इस मास को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये आपके पास सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, सही है, जो कि यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन कर रहा होता है अनटिल एंड अनलेस आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। तो इन शॉर्ट ये इस तरीके से एक कंप्लीट प्रोसेस हो रहा होता है। क्वेश्चन 28 है हमारे पास, द टर्म मेनोपॉज, मेनो इज़ फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल और पॉज इज़ फॉर स्टॉप। तो ओवा प्रोडक्शन जो है, उस स्टॉपिंग ऑफ दैट इज़ कॉल्ड एज मेनोपॉज, ठीक है।